सभी विद्या प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य बाय सूरज पर स्वागत है। आज हम आप सबके समझ जो है हिंदी विषय से जो भी छात्र या छात्रा टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, एलटी ग्रेड तथा नेट जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उन सभी का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसका ग्रंथ है? बताइए आप लोग, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जो है किसका ग्रंथ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है, या फिर उदय नारायण तिवारी का ग्रंथ है, या फिर रामविलास शर्मा का ग्रंथ है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का ग्रंथ है? बताइए आप लोग जो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसका ग्रंथ है? तो यह जो है उदय नारायण तिवारी का ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है, चैतन्य मत और ब्रज साहित्य किसका ग्रंथ है? बताइए आप लोग, चैतन्य मत और ब्रज साहित्य जो है किसका ग्रंथ है? प्रभु दयाल मीतल का है, या फिर डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का है, या फिर नलिन बिलोचन शर्मा का है, या फिर रामविलास शर्मा का है? बताइए आप लोग जो है चैतन्य मत और ब्रज साहित्य किसका ग्रंथ है? तो यह जो है प्रभु दयाल मीतल का ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, यह कथन किसका है? बताइए आप लोग, यह कथन जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर रामविलास शर्मा का है, या फिर बच्चन सिंह का है, या फिर नलिन बिलोचन शर्मा का है? तो बताइए आप लोग जो है हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? बताइए आप लोग, शब्द रचना में किसका योगदान इनमें से नहीं होता है? प्रत्यय का, या फिर धातु का, या फिर पद का, या फिर उपसर्ग का? तो शब्द रचना के निर्माण में प्रत्यय, धातु और उपसर्ग का प्रयोग होता है, जबकि पद का नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है शामिल नहीं है? बताइए आप लोग, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कौन सी भाषा जो है शामिल नहीं है? बोडो शामिल नहीं है, या फिर मैथिली शामिल नहीं है, या फिर भोजपुरी शामिल नहीं है, या फिर डोंगरी शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल जो है 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, जिसमें भोजपुरी शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है उसे हमें बताना है? या है, या फिर पा है, या फिर छत्र है, या फिर ज्ञा है? बताइए आप लोग, अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर जो है या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है, पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल जो है किससे जो है संबद्ध है? सिद्धों से संबद्ध है, या फिर नाथों से संबद्ध है, या फिर जैनों से संबद्ध है, या फिर सिद्धनाथ दोनों से संबद्ध है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बालनाथ का टीला जो है नाथों से संबद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किसे जो है योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया है? कपालपा को, या फिर मणिभद्रपा को, या फिर कनकलापा को, या फिर लक्ष्मीकरा को? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर किस जैन कवि ने चरित काव्य लिखा है? बताइए आप लोग,
अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर किस जैन कवि ने अपना चरित्र काव्य लिखा है? जैन आचार्य मेरुतुंग ने, या फिर शालभद्र सूरी ने, या फिर पुष्पदंत ने, या फिर सुमतिगढ़ ने। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शालभद्र सूरी ने अपना ग्रंथ जो है भारतेश्वर बाहुबली रास लिखा है, जो 1184 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। तुलसीदास की किस रचना का आधार कुमार संभवम है? बताइए आप लोग, तुलसीदास की किस रचना का आधार जो है कुमार संभवम है? जानकी मंगल, या फिर पार्वती मंगल, या फिर दोहावली, या फिर कृष्ण गीतावली। बताइए आप लोग जो है तुलसीदास की किस रचना का संबंध जो है कुमार संभवम है? तो वह है पार्वती मंगल। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है? किस ग्रंथ में कबीर को मुवाहिद कहा गया है? बताइए आप लोग, इनमें से किस एक ग्रंथ में जो है कबीर को मुवाहिद कहा गया है? आईने अकबरी में, या फिर कबीर वचनावली में, या फिर कबीर ग्रंथावली में, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब में। तो बताइए आप लोग जो है किस ग्रंथ में कबीर को मुवाहिद कहा गया है? तो वह है आईने अकबरी में जो है कबीर को मुवाहिद कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि आईने अकबरी किसकी रचना है? तो आईने अकबरी जो है अबुल फजल की रचना है। मुवाहिद का अर्थ होता है एकता का प्रेमी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। भवदेव पांडे ने हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानी किसे माना है? बताइए आप लोग, भवदेव पांडे ने हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी किसे माना है? दुलाईवाली को माना है, या फिर चंद्रदेव से मेरी बातें को माना है, या फिर चंद्रलोक की यात्रा को माना है, या फिर प्लेग की चुड़ैल को माना है? तो बताइए आप लोग जो है भवदेव पांडे ने हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानी जो है किसे माना है? तो वह माने हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह किसकी रचना है? तो यह जो है राजेंद्र बाला घोष यानी कि बंग महिला की कहानी है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है? प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी कौन सी प्रकाशित हुई? बताइए आप लोग, मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी जो है प्रेमचंद के नाम से सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? शौत, या फिर सप्त सरोज, या फिर बड़े घर की बेटी, या फिर सेजे वतन। तो मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी जो है प्रेमचंद के नाम से बड़े घर की बेटी प्रकाशित हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है? मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि जो है किसने दिया था? गजानन माधव मुक्तिबोध ने दिया था, या फिर शरत चंद ने दिया था, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, या फिर महात्मा गांधी ने दिया था? बताइए आप लोग, मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि जो है किसने दिया था? तो शरद चंद जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शरद चंद जो है बांग्ला साहित्यकार हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात किसकी एकांकी विधा की रचना है? बताइए आप लोग, औरंगजेब की आखिरी रात किसकी जो है एकांकी विधा की रचना है? जयशंकर प्रसाद की, या फिर राम कुमार वर्मा की, या फिर भुवनेश्वर की, या फिर उदय शंकर भट्ट की? तो औरंगजेब की आखिरी रात किसकी एकांकी विधा की रचना है? तो यह जो है राम कुमार वर्मा की एकांकी विधा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? बताइए आप लोग, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां जो है कौन सी है? सरसता है, या फिर उन्मुक्ता है, या फिर चपलता है, या फिर दृढ़ता है? तो बताइए आप लोग जो है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? तो वह है उन्मुक्ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक कवि जो है अकविता आंदोलन से जुड़ा है? सुदामा पांडे धूमिल, या फिर अशोक वाजपेयी, या फिर नरेश मेहता, या फिर सौमित्र मोहन? बताइए आप लोग जो है इनमें से कौन सा एक कवि जो है
अकविता आंदोलन से जुड़ा है तो वह है सौमित्र मोहन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनका एक कविता बहुत ही फेमस है, वह है लुकमान अली। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या है? भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह है? बताइए आप लोग। भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन का है, या फिर उदय प्रकाश का है, या फिर जानकी वल्लभ शास्त्री का है, या फिर लीलाधर जगूड़ी का है? तो बताइए आप लोग जो है, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? तो यह जो है लीलाधर जगूड़ी का काव्य संग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक प्रश्न जो है जेपी श्रीवास्तव का नहीं है? उलट फेर नहीं है, या फिर लबड़ धो नहीं है, या फिर दुमदार आदमी नहीं है, या फिर मर्दानी औरत नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है जेपी श्रीवास्तव का प्रश्न नहीं है? तो वह है लबड़ धो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह किसका ग्रंथ है लबड़ धो? या जो है बद्रीनाथ भट्ट का ग्रंथ है लबड़ धो। हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। यह है ग्रंथ बद्रीनाथ भट्ट का। किसका है? बद्रीनाथ भट्ट का ग्रंथ है यह। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या है? निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्यकृत नहीं है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक जो है भारतेंदु जी की मौलिक नाट्यकृत नहीं है? अंधेर नगरी नहीं है, या फिर कर्पूर मंजरी नहीं है, या फिर भारत दुर्दशा नहीं है, या फिर वैदिक हिंसा ना भवत नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक जो रचना है वह है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा ना भवत। जबकि कर्पूर मंजरी जो है इनका जो है कौन सा मौलिक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है इनकी मौलिक रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद का कौन सा लघु नाटक जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को चित्रित किया गया है? बताइए आप लोग, भुवनेश्वर प्रसाद का वह कौन सा लघु नाटक है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को चित्रित किया गया है? ताबे के कीड़े, या फिर आज़ादी की नींव, या फिर बादल की मृत्यु, या फिर सूखा सरोवर? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ताबे के कीड़े। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या है? अंधा युग में युजुत्सु की चिंता क्या है? बताइए आप लोग। अंधा युग यह जो है एक काव्य नाटक है। यह किसका नाटक है? तो यह जो है धर्मवीर भारती का नाटक है। इसमें एक पात्र है युजुत्सु, इसकी चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार है, या फिर पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप है, या फिर मानव भविष्य की रक्षा है, या फिर शाप मुक्ति है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, युजुत्सु की जो चिंता है वह है मानव भविष्य की रक्षा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या है? केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उक्त किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, या फिर मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा? तो बताइए आप लोग, यह किसका कथन है? केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, यह उक्त किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? तो यह जो है मैथिली शरण गुप्त जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद व उपभेद माने हैं? बताइए आप लोग। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद व उपभेद माने हैं? 41 भेद, 6 उपभेद, या फिर 9 भेद, 20 उपभेद, या फिर 7 भेद, 14 उपभेद, या फिर 6 भेद, 41 उपभेद? बताइए आप लोग जो है कुंतक ने वक्रोक्त के कितने उपभेद माने हैं? तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के 6 भेद और 41 उपभेद माने हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बीती व भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं?
बताइए आप लोग, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं? तो नाटक में उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विष्कंभक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है? कविता जो है प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? बताइए आप लोग, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार जो है किसका है? तो यह विचार बताइए आप लोग किसका है? वर्ड्सवर्थ का है, या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड का है, या फिर शेली का है, या फिर कॉलरिज का है? तो यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है वर्ड्सवर्थ का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या है? बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है? बताइए आप लोग, बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है? डर से कांपना, या फिर तंग आना, या फिर पस्त करना, या फिर तालू में दांत जमना? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बुरे दिन आना मुहावरे का जो अर्थ है वह है तालू में दांत जमना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन कौन सा है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक व्यंजन जो है स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है? चा है, या फिर जा है, या फिर छा है, या फिर ठा है? बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन जो है वह है छा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। खाने की इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? बताइए आप लोग, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा बुभुक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। महल का भीतरी भाग इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए आप लोग, महल का भीतरी भाग इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होगा? तो वह होगा अंतःपुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महल का भीतरी भाग जो है अंतःपुर कहलाता है। ठीक है, यह वीडियो मेरा यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।